हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन के टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी। डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, किसके सामने? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एन को एम्प्लॉयमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, अपने पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन मीनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट इन एन इकॉनमी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, किसकी? सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की, जो मनी की सप्लाई को या फ्लो ऑफ क्रेडिट को, लोन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन अ फॉलोइंग वे। हम फॉलोइंग तरीके से डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहला पॉइंट आ जाता है डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये बैंक रेट होता क्या है, पहले वो दो लाइनें इंट्रोड्यूस करता हूँ आपसे, फिर बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, जब भी छोटे बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से लोन लेने जाते हैं और उनको कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी, कोई गिरवी रख कुछ देना नहीं पड़ता, ठीक है, विदाउट गिरवी रखे जो उनको लोन मिल जाता है, जिस रेट पे लोन मिलता है उसे बैंक रेट कहते हैं। अब जब भी डेफिशिएंट डिमांड होगी तो क्या होगा? इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द बैंक रेट। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट को कम कर देगा। जब छोटे बैंकों को इस सस्ते रेट पे लोन मिलेगा तो वो आगे लोगों को और सस्ते रेट पे लेंगे, और तो नहीं देंगे, उसमें अपनी कम कमीशन ऐड करके देंगे आगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। एंड एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है कमर्शियल बैंक्स उसको गिरा देते हैं। इट एनहेंसेस द डिमांड फॉर लोन्स। इससे लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है और लोन्स लेंगे तो लोग कंजम्पशन भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा। इट विल एनहेंस द एग्रीगेट डिमांड और इकोनॉमी जो है वो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम से निकल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या बीमारी है, पहले मैं आपको, बीमारी नहीं मतलब क्या इसका मतलब होता है, पहले वो बताता हूँ। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स विद कोलेटरल। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई छोटे बैंकों से चार्ज करती है, और जब भी वो इस टाइप के लोन देती है तो वो सिक्योरिटी लेती है, गिरवी रखवाती है कुछ अपने पास, ठीक है। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस रेपो रेट। तो रेपो रेट को कम कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा? एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर जाएगा। कमर्शियल बैंक्स उस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे वो लोन्स आम इंसान को या इकोनॉमी में बांटते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। इट रेजेस द डिमांड फॉर लोन्स, ठीक है, इससे लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन काफ़ी अच्छा होगा, लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लोन्स लेंगे और इससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट की तरह ही हो गया। नेक्स्ट हो गया रिड्यूस रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, पहले ये समझ लो। Reverse repo rate refers to the rate of interest at which commercial banks can park or deposit their surplus funds with the central bank. अब जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो छोटे बैंकों को लोन देता है ठीक वैसे ही अगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास अगर फालतू पैसा होता है तो वो अपना पैसा इसके अंदर मतलब सेंट्रल बैंक के अंदर जमा भी करवा देते हैं, ठीक है। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास फालतू पैसा है तो मैं अपने पैसे बैंक में डालूंगा तो मुझे बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ना, वैसे ही जो बैंक्स होते हैं ना, जब वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाते हैं तो सेंट्रल बैंक भी तो उनको कुछ ना कुछ लोन देता है, उस कुछ ना कुछ रेट देता है, उस रेट को रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर वो रेट रिड्यूस होगा तो बैंक्स डिस्करेज फील करेंगे कि भाई हम तो सेंट्रल बैंक के पास पैसे क्यों जमा कराए, वहाँ से तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इससे तो अच्छा बाहर लोगों को लोन दे दें, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड रिवर्स रेपो रेट इज रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक। दिस डिस्करेज द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। तो वो अपना फालतू पैसा सेंट्रल बैंक को क्यों देंगे जब वो सेंट्रल बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम दे रहा है उनको। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज, क्योंकि आम इंसान को लोन देने लग जाएंगे। इट विल रेज द एग्रीगेट डिमांड, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है
बाइंग सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल और परचेज करता है, उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। बट ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे क्या होता है? सिक्योरिटीज आर बॉट बाय द सेंट्रल बैंक। जिन जिन के पास सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो आरबीआई ने या सेंट्रल बैंक ने बांटी हुई हैं, बेची हुई हैं, उनको कहता है कि भाई मैं बाय करने लगा हूं, आप मुझे वापस कर दो, टू रेज द लिक्विडिटी। तो जब भी जो जो सिक्योरिटीज बेची हुई हैं, किसने बेची हैं? जो सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक ने आम इंसान को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या बैंकों को बेची हुई हैं, अब वो बाय बैक कर लेगा। तो जब जैसे ही बाय बैक करेगा तो इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज लेगा और पैसे देगा। अकॉर्डिंगली कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर इंक्रीज्ड, क्योंकि ज़्यादातर जो है कमर्शियल बैंक्स ही ये सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, तो फिर बायबैक भी उन्हीं से करेगा ज़्यादातर। इम्प्लॉइंग अ राइज इन द क्रेडिट क्रिएशन। जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो बैंक क्या करेंगे? क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी लोन्स देने की। व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेज, एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा लोन्स देंगे उतना ज़्यादा डिमांड फॉर जो है गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा। तो इससे भी जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, पहले ये समझना। इट रेफर्स टू द रेशो बिटवीन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद सेंट्रल बैंक एंड देयर डिमांड डिपॉजिट्स। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, उसका कुछ परसेंट जो उनको आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना है, उसे कैश रिजर्व कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो होता है वो परसेंट कि जितना भी उनके पास टोटल डिपॉजिट्स है, उसका कुछ परसेंट उनको किसके पास जमा करवाना पड़ता है? सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, उस परसेंट को कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। दिस इज ये कलर चेंज करता हूँ। दिस इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक इसको चेंज करती रहती है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके इकोनॉमी में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जब डेफिशिएंट डिमांड है, सीआरआर इज रिड्यूस्ड टू एनहांस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। सीआरआर को रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूस फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले मान लो 6% था, ठीक है, अब 6% से कम करके कह देंगे कि भाई 4%। तो पहले 6% जितना भी उनका टोटल डिपॉजिट था, लेट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये चेंज होती रहती फिगर, 6% उनको सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता था। अब अगर वो कम होकर 4% हो गया तो 2% पैसा उनके पास फालतू बच गया ना, जिससे ज़्यादा लोन दिया जा सकता है। ठीक है ना, इससे क्या होगा? इससे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में जितना ज़्यादा क्रेडिट आएगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको एसएलआर भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले जानते हैं एसएलआर होता क्या है। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड देयर टोटल डिपॉजिट्स विच आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑन डेली बेसिस। तो जितना भी उनका डिमांड डिपॉजिट्स है, उसका कुछ परसेंट जो उनको अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एसएलआर। तो जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो एसएलआर को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब सेंट्रल बैंक कहता है कि जो तुम अपने पास लिक्विडिटी रखते थे उससे कम रखो, तो जितनी कम रखी जाएगी उतना ज़्यादा लोन देंगे वो। तो लोन देंगे तो आपको बताइए फिर डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, क्योंकि पैसा ज़्यादा आता है। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड SLR is reduced which gives more liquidity to banks to dispose more loans। तो जितने ज़्यादा लोन्स देंगे उतना ही जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आपने 1 CR 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास, आप लोन लेने गए 80 लाख का। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, जब भी आप लोन लेने जाओगे तो वो आपको कहेंगे भाई कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखो, तो आपको कहेंगे सिक्योरिटी जो है वो कम से कम हमें 1 करोड़ की चाहिए। ठीक है, और ये जो आपने लिया लोन अमाउंट, इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो 20 लाख का जो डिफरेंस है, ये जो है ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जब भी मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन ज़्यादा करना होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, ये 20 लाख हो गया ना। ऑन द अदर हैंड अगर लोन को डिस्करेज करते तो कह देते सिक्योरिटी 1 करोड़ की नहीं, अब 2 करोड़ की सिक्योरिटी जमा कराओ, तो 2 करोड़ माइनस 80 लाख, तो इसका जो गैप है वो बढ़ा दिया गया ना, ताकि आम इंसान लोन ही ना ले पाए। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ इसको। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, ये वाली करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। तो लोन ग्रांटेड और जो गिरवी रख रहे हो उसके बीच में जो गैप होगा, ये वाला गैप, उसे हम कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस टू रेज द डिमांड फॉर क्रेडिट विच एनहेंस द एग्रीगेट डिमांड, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एनहेंस हो जाएगी और इन्फ्लेशन आ जाएगी, जो डिफ्लेशन है, थोड़ी महंगाई हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये लिखने का यहाँ पे मतलब नहीं है, वैसे यहीं तक ठीक, यहीं तक आप लिख सकते हो कि इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, साथ के साथ नोट करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। इसके बाद पॉइंट आ जाता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब मॉरली प्रेशर क्रिएट करना। सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक्स एग्री थ्रू परसुएशन या प्रेशर डालना उनके ऊपर टू फॉलो द डायरेक्टिव्स। जो भी सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस देता है उनको फॉलो करने का प्रेशर क्रिएट करता है उनके ऊपर। द मेंबर बैंक्स डू नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की एडवाइस को वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इग्नोर किया बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। या फिर हर तीसरे दिन आप अखबार में पढ़ते ही होगे भाई फलां बैंक पे इतना फाइन लगा दिया सेंट्रल बैंक ने, ठीक है। तो मॉरल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द कमर्शियल बैंक्स टू डिस्पोज मोर लोन्स विच विल रेज एग्रीगेट डिमांड। तो ऊपर से प्रेशर आता है कि लोन दो लोन दो लोन दो, इसलिए तो कभी कभी आपको फ़ोन कर कह देते हैं लोन तो नहीं चाहिए लोन तो नहीं चाहिए, मगर जब आपको असल में चाहिए होता है आप बैंक के पीछे भागते हो और आपको लोन ही नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग होता था क्रेडिट कोटा बना दो कि इतना परसेंटेज सेक्टर को, इतना परसेंटेज सेक्टर को, ये जो कोटाज बनाए थे इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। बट इस सिचुएशन में क्या होगा, क्रेडिट राशनिंग शुड बी विड्रॉन टू एनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और लोन्स। क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ कर लिया जाएगा ताकि जो भी लोन लेने आए उसे लोन दे दिया जाए, क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी जो है डिप्रेशन की सिचुएशन हो गई है और एग्रीगेट डिमांड काफ़ी कम है। इट विल रेज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकॉनमी। इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।